हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी की क्लास, और ज्योग्राफी की क्लास को हम लोग देखेंगे मैप के थ्रू, और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप आखिरी तक अवश्य देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कहता है कि शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? गैलीलियो, कोपरनिकस, टॉलमी या कैपलर? शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? राइट आंसर हो जाएगा, इसे गैलीलियो ने देखा था। शनि ग्रह को सबसे पहले इटली के खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने 1610 में दूरबीन के माध्यम से देखा था। उस समय उन्होंने शनि के अजीब आकार को देखा और सोचा कि इसके 2 कान हैं, क्योंकि उनकी प्रारंभिक दूरबीनें वलय को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाई थी। बाद में स्पष्ट हुआ कि वे क्या थे, तो वे रिंग्स बने हुए थे। कोपरनिकस की बात करते हैं तो इसे सूर्य केंद्रित मॉडल विकसित किया था। टॉलमी एक खगोल शास्त्री थे जिन्होंने भू केंद्रित अवधारणा दी थी, जिसमें पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया था। कैपलर की बात करते हैं तो इसने ग्रहों की गति के नियम दिए हैं। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? अपलेशियन, अरावली, आल्प्स या यूराल? निम्नलिखित में कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आल्प्स पर्वत नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। नवीन का अर्थ क्या होता है? ये मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण अफ्रीकी और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से हुआ है, जबकि अपलेशियन और अरावली पुराने वलित पर्वत है और यूराल भी प्राचीन वलित पर्वत है। आप देख सकते हैं इटली के जस्ट ऊपर आपको आल्प्स पर्वत दिखाई देता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है, विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? फारस की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी या कार्डिसन की खाड़ी? विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? राइट आंसर हो जाएगा, हडसन की खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। आप देख सकते हैं यहां पर चित्र में हडसन की खाड़ी को, और यह विश्व में तटरेखा के आधार पर सबसे लंबी खाड़ी मानी जाती है। कहां पर स्थित है? ये उत्तर पूर्व कनाडा में स्थित है और अपनी जटिल लंबी तट रेखा के लिए प्रसिद्ध है।
हालांकि क्षेत्रफल के हिसाब से मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी है, लेकिन तट रेखा की लंबाई के मामले में हडसन की खाड़ी शीर्ष पर है, क्योंकि इसमें हजारों द्वीप और कई घुमावदार तट हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, समवनीय वर्षा या मानसूनी वर्षा? तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में आपको समवहनीय वर्षा देखने को मिल जाती है। भूमध्य रेखा की यहां पर बात करते हैं। भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें लगभग यहां पर सीधी पड़ती है, जिससे पृथ्वी की सतह बहुत गर्म हो जाती है। गर्म सतह से लगी हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और तेजी से ऊपर उठने लगती है, और यह ऊपर उठती हुई नम हवा ठंडी होकर क्या हो जाती है? संघनित हो जाती है, जिससे विशाल कपासी बादल बन जाते हैं और दोपहर के समय तेज बौछार और गरज के साथ वर्षा करते हैं। समवनीय वर्षा प्रतिदिन होती है, याद रखिएगा, जिससे दोपहर की बौछारें भी कहते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। आई बात समझ में? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? प्राकृतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, उपयुक्त सभी। तो ये सभी कारण जो है मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों में से है। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। मृदा अपरदन एक जटिल प्रक्रिया है जो कई कारकों के कारण होती है, जैसे प्राकृतिक कारण, सांस्कृतिक कारण, आर्थिक कारण। प्राकृतिक कारण में हवा, पानी और बर्फ जैसे भौतिक कारक प्राकृतिक रूप से मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती है। सांस्कृतिक कारक क्या है? मानवीय गतिविधियां, जैसे वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, अनुचित जुताई और शहरीकरण मिट्टी पर वनस्पति के आवरण को हटाकर कम करके अपरदन को क्या करते हैं? तेज कर देते हैं। तो ये सांस्कृतिक कारण माना जाता है। आर्थिक कारण की बात करते हैं तो आर्थिक जरूरतें, जैसे बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की बढ़ती मांग भूमि उपयोग के पैटर्न में बदलाव ला देती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विश्व में तंबाकू का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है? देखिए, सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन चीन करता है, उसके बाद भारत या ब्राजील करता है, और चौथे स्थान पर यूएसए का स्थान है। तो भारत और ब्राजील का स्थान क्रमशः बदलते रहता है, लेकिन क्रम यही रहता है। चीन सबसे पहले रहता है और यूएसए चौथे नंबर पर आता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चीन, भारत, ब्राजील और यूएसए। ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। विश्व में तंबाकू के उत्पादन के अवरोही क्रम चीन, भारत, ब्राजील और फिर यूएसए का स्थान आता है। अगला सवाल है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन है? जावा, सुमात्रा, बोर्नियो या सेली बीच? राइट आंसर हो जाएगा जावा। सबसे
ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप जावा, जो कि इंडोनेशिया का एक द्वीप है और दुनिया में सबसे घनी आबादी वाले द्वीपों में से एक माना जाता है। सुमात्रा पर 29% जनसंख्या और जावा पर 42% जनसंख्या निवास करती है, जबकि सुमात्रा से इसका क्षेत्रफल काफ़ी कम है। यहाँ इंडोनेशिया की अधिकांश आबादी केंद्रित है और इसका घनत्व बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट कर लेते हैं। स्वेज नहर जलमार्ग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, जलमार्ग 1869 में बनकर तैयार हुआ था, बिल्कुल सही कथन है। इसके उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सईद पतन है, ये भी यहाँ पर कथन सही है। यह भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी को जोड़ती है, यहाँ पर एक कथन गलत है दोस्तों, क्योंकि यह नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, लाल सागर को जोड़ती है। इस नहर जल मार्ग का 1956 में मिस्र द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये भी कथन यहाँ पर सही है, तो असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका डिटेल देख लेते हैं। स्वेज नहर जलमार्ग भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, यानी मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है। आप देख सकते हैं स्वेज नहर को, यह मिस्र के सिनाई प्रदेश को काट कर बनाया गया है, इसलिए इस नहर पर मिस्र का अधिकार है। स्वेज नहर की बात करते हैं तो यह 1869 में बनकर तैयार हो गया था। इसके उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सईद पतन है, जबकि दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज है। इस नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में मिस्र में राष्ट्रपति कर्नल नासिर के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, कर्नल नासिर के द्वारा किया गया था। अगला सवाल करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? एम्स्टर्डम, रोम, वेनिस, एथेंस। तो कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा वेनिस को नहरों का शहर कहा जाता है। वेनिस इटली का एक शहर है, आप देख सकते हैं लोकेशन। तो वेनिस इटली को अपने परस्पर जुड़े जलमार्गों के अनूठे नेटवर्क के कारण इसे नहरों का शहर या सिटी ऑफ कैनाल के रूप में जाना जाता है। और यह शहर 118 छोटे द्वीपों के समूह से बना है, जो लगभग 150 नहरों द्वारा अलग किए जाते हैं और 400 से अधिक पुलों से जुड़े हुए हैं। एम्स्टर्डम की बात कर लेते हैं तो इसे भी कभी कभी उत्तर का वेनिस कहा जाता है। रोम की बात कर लेते हैं तो ये इटली की राजधानी है और इसे 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। एथेंस प्राचीन इतिहास और दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ी नहीं है? भारत से बड़ी रूस, ब्राजील और कनाडा है, जबकि फ्रांस भारत से बड़ी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रूस, ब्राजील और कनाडा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत से बड़े देश हैं, जबकि फ्रांस भारत से छोटा है।
भारत की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में विश्व में यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा देश विश्व में कौन है, तो याद रखिएगा रसिया है, उसके बाद कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत 7वें नंबर पर आता है। 8वें नंबर की बात कर लेते हैं तो अर्जेंटीना का स्थान है। 9वें नंबर पर कजाकिस्तान का स्थान है और 10वें नंबर पर अल्जीरिया का स्थान है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में विस्तृत है। अरावली श्रेणियां मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है, लेकिन यह गुजरात से प्रारंभ होकर राजस्थान होते हुए हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जाती है। कहां तक जाती है? दिल्ली तक जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कहां पर स्थित है? तो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है और यह थार मरुस्थल को पूर्व की ओर फैलने से रोकता है और जल पुनर्भरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अगला कर लेते हैं, शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? याद रखिएगा शारदा नदी को ही काली नदी के नाम से जाना जाता है। तो शारदा नदी या काली नदी का उद्गम कहाँ से है? मिलाम हिमनद, सियाचिन हिमनद, गोमुख या यमुनोत्री हिमानी? राइट आंसर हो जाएगा मिलाम हिमनद से शारदा नदी निकलती है। शारदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये मिलाम हिमनद से निकलती है, जो उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है और यहीं से यह गौरी गंगा के रूप में निकलती है। गौरी गंगा के रूप में निकलती है, यानी कि इसे उद्गम स्थल पर गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है, जो बाद में शारदा नदी या काली नदी कहलाती है और भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। तो भारत और नेपाल की ये सीमा बनाती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? जूनिफर हिमालय की जाति है, हिमालय की वनस्पति की जाति है। सिल्वर हिमालय की जाति है, स्प्रूस हिमालय की जाति है, जबकि महोगनी हिमालय में नहीं पाई जाती है। महोगनी की बात कर लेते हैं तो महोगनी हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है, क्योंकि यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैसे कैरेबियन क्षेत्र, मध्य और दक्षिण अमेरिका में। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है। दालें, कॉफी, चीनी या खाने योग्य तेल? राइट आंसर हो जाएगा खाने योग्य तेल का आयात यहां पर सबसे ज्यादा होता है। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद खाने योग्य तेल है। भारत अपनी खपत का एक बड़ा हिस्सा लगभग 60 से 70% खाद्य तेलों के आयात पर निर्भर करता है और इसके बाद सबसे ज्यादा दाल का आयात होता है। नेक्स्ट कर लेते हैं, अभ्रक की प्राप्ति होती है आग्नेय शैलों से, अवसादी शैलों से,
कायांतरित सेलों से या जलोढ़ निक्षेपों से। तो राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक का उत्पादन कायांत्रिक सेलों से होता है। अभ्रक का निर्माण उच्च ताप और दबाव की परिस्थितियों में होता है, जो कायांतरित चट्टानों के निर्माण की विशेषता है। अगला कर लीजिए, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड निम्न में किस स्थान पर स्थापित है? सही आंसर हो जाएगा मुंबई। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का मुख्यालय और मुख्य संचालन केंद्र मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्या है? गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? इलाहाबाद से हल्दिया तक, हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से इलाहाबाद तक या नरोरा से पटना तक? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद से हल्दिया तक के भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। गंगा नदी के इलाहाबाद यानी प्रयागराज से हल्दिया तक के भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया है, यानी कि NW1 घोषित किया गया है, जो गंगा भागीरथी हुगली प्रणाली पर स्थित है और भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है, जो 1986 में घोषित किया गया था। अगला कर लेते हैं, नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? असम की जनजाति मिरी है, बिल्कुल सही सुमेलित है। नागालैंड की जनजाति कोन्याक है, ये भी सही सुमेलित है। अरुणाचल प्रदेश की जनजाति आपातानी है, ये भी सही सुमेलित है। जबकि मध्य प्रदेश की जनजाति लंबाडा नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। लंबाडा की बात करते हैं तो मुख्य रूप से राजस्थान और दक्षिण भारत के राज्यों में जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।